सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। कल गणतंत्र दिवस पर हुई दिल्ली में हिंसा के बाद अब एक ही सवाल सभी के जहन में है कि आंदोलन भटका या सियासत में अटका। यही हमारी आज की चर्चा का विषय भी है। यह भी चिंतन का विषय है कि 2 महीने तक दिल्ली में सर्दी और तमाम परेशानियों से जूझते किसानों के संघर्ष का अगला मुकाम क्या होगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। किसान तमाम हाई सिक्योरिटी इंतजाम को धता बताते हुए लाल किले तक जिस तरह पहुंचे, इसे कुछ लोग केंद्र की सोची समझी साजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग इस हिंसा की हिंसा कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश इस समय 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक वर्ग जो इस आंदोलन को शुरू से ही कुछ शरारती लोगों की करतूत के तौर पर बता रहा था। यह बता रहा था कि देश विरोधी तत्व इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन का किसानों के हितों से और किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। वह इस समय फूले नहीं समा रहा है। वह लगातार इन फुटेज को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए बता रहा है, हम तो पहले से ही कह रहे थे, इनकी असलियत अब जान लो। दूसरी तरफ एक वो वर्ग है जो इस आंदोलन के साथ अपनी संवेदना और सरोकारों को जुड़े हुए था। वह इस बात से उल्लसित था कि 70 साल बाद भी यह आजादी के संदर्भ में जो अहिंसा के मार्ग को चुना गया था उस पर आज भी चलने के लिए तत्पर है। 2 महीने तक लगातार शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, यह सफलता की एक नई कहानी आजाद भारत में लिखेगा। दोनों पक्षों की इन मनस्थितियों को देखकर यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि अब इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। तमाम किसान संगठन जो इस आंदोलन में बड़े चेहरे बनकर हमारे सामने थे, वो पिछले 24 घंटे से या तो माफी मांग रहे हैं या बैठकें कर रहे हैं। माफी इसलिए मांग रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं था, जो कुछ भी है वो सरकार की विफलता है। लेकिन इसके उलट सरकार से जुड़े हुए, सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए तमाम लोगों का कहना यह है कि सब कुछ इन किसान नेताओं का ही किया धरा है और देश को शर्मसार करने के लिए इन्होंने गणतंत्र दिवस को ही चुना है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल किसान आंदोलन में अब क्या सियासत चलेगी या समाधान के संदर्भ में कोई गुंजाइश बचेगी। क्या किसान आंदोलन जिंदा रहेगा या इस घटना के चलते अकाल मौत मर जाएगा। समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि अब देश क्या शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से कोई समाधान की उम्मीद भविष्य में रख पाएगा। एक अहम मसले पर हम पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को इस अहम मसले पर शुरू करें। उससे पहले लेकिन समय है विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि अहिंसा का, सत्य का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी, तलवार की धार पर चलने के समान है। नट भी जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है। जरा चूके ये नीचे गिरे, पल पल की साधना से ही उसके दर्शन होते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के प्रति और सत्य के प्रति अपने आग्रह को जितने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था, क्या किसान नेता उससे चूक तो नहीं गए। सरकार लगातार कह रही थी गणतंत्र दिवस को इस प्रकार के आयोजन के लिए मत चुनिए, कोई और दिन आप परेड निकालिएगा। लेकिन किसान नेताओं को लगा कि आज के दिन अगर परेड करेंगे तो एक अलग संदेश देंगे। संदेश जो उन्होंने देना चाहा था, क्या वही गया या उसके उलट वो संदेश चला गया जो देने की कोशिश सरकार पिछले 2 महीने से कर रही थी। ये भी हमारी चर्चा का मुद्दा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा हमारे साथ में। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडेय जी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा है। देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी एक बार फिर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ में बलवंत सिंह संधू जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन पंजाब के। आप सभी का स्वागत है। हम अपनी चर्चा को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उस चर्चा से पहले 2 किसान नेताओं के बयानों को आपको सुनवाना चाहते हैं। इस हिंसा के चलते किसान आंदोलन का अंतिम हर्ष क्या होगा ये तो नहीं पता, पर किसान आंदोलन में पड़ी दरार इन 2 बयानों से जरूर जाहिर हुई है। तो पहले उन 2 बयानों को सुनते हैं और फिर चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज
घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु के जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो, जिनकी दिशा अपनी हो, मुद्दों के साथ ना हो, और हम केवल यहां से सपोर्ट देते रहे और वहां पर कोई नेता बनते रहे, वो हमारा काम नहीं है। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए अगले आंदोलन में, जिसमें उत्तर प्रदेश पूरी भूमिका निभाएगा, और उत्तर प्रदेश में मुझे देखना है, चाहे कोर्ट के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, अगले साल जो आपका धान का पैसा मिले, पूरा रेट मिले। तो कुल मिला के 2 किसान संगठनों ने इस आंदोलन से अपने आप को पृथक कर लिया है। हालांकि जो भानु प्रताप सिंह वाला गुट है, इसने 12 दिसंबर को भी अपने आप को इस आंदोलन से अलग किया था। आज भी मौका मिला, उन्होंने कहा आज भी हम अलग हो जाते हैं। लेकिन इस रोशनी के बीच में हम चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करते हैं। कांग्रेस इस मसले को लेकर लगातार किसानों के साथ खड़े होने का दावा करती है, और कल की घटना के संदर्भ में किसानों से उसे शिकायत कम, प्रदर्शनकारियों से नाराजगी कम, प्रदर्शनकारियों को लेकर कोई सवाल कम, देश के गृह मंत्री को लेकर सवाल बहुत ज्यादा है। जयप्रकाश जी जानना चाहते हैं, कल की घटना के साथ है कांग्रेस या इससे इतर? उसे लग रहा है कि वैसे तो सरकार को घेर नहीं पा रहे थे, कल के संदर्भ में और कुछ नहीं तो गृह मंत्री अमित शाह को इसी बहाने घेर लिया जाए। किस नजरिए से आप पूरे घटनाक्रम को लेकर, जयप्रकाश जी, किसानों के साथ आपकी जिंदगी का बड़ा लंबा सरोकार रहा है, किस दृष्टि से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए डॉक्टर साहब, कल की एक घटना जो लाल किले के ऊपर घटी जी, जिस तरीके से वहां पर कुछ लोगों ने, 12 लाख लोग थे टोटल दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टरों में जी, और कुछ 500-700 की तादाद में वहां लोग आए। हमने इस बात पर भी चर्चा करनी चाहिए टोटल मीडिया के लोगों ने जी, कि वो लोग कैसे आए, ये लोग कौन थे, ये जो सिद्धू है ये किसका यहां प्लांट किया हुआ है, दीप सिद्धू, और किस पार्टी से इसका संबंध है। जब हम ये चर्चा करते हैं तो उस वक्त मीडिया के लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, उसको दबाने की कोशिश करते हैं जी। आज जो कुछ कल हुआ है लाल किले के ऊपर, उन्होंने, मैं एक बात कह सकता हूं बड़े अदब के साथ, ये तो ठीक है कि गलत किया जी, केवल लाल किले के ऊपर, वरना इतना बड़ा हजूम दिल्ली में आया, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ हो, किसी व्यक्ति के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, किसी से छेड़खानी की हो, लेकिन जब पलवल का वीडियो आप क्यों नहीं दिखाते आपके टीवी के अंदर? पलवल के अंदर जिस तरीके से पलवल की पुलिस ने किसानों को दिल्ली बॉर्डर तक का रूट दिया हुआ था, पलवल के अंदर ही पुलिस कप्तान के आदेश से किस तरीके से बुरी तरीके से किसानों को मारा गया, उनके ट्रैक्टरों को तोड़ा गया। इसी तरीके से नांगलोई के अंदर हजार ट्रैक्टरों का सत्यानाश करके रख दिया। पुलिस की जिम्मेवारी, यही पुलिस का यही काम है कि लोगों के ऊपर डकैती के मुकदमे बढ़ाओ, उनको मारो कुटो। मुझे दुख इस बात का है कि जो ये कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, इसकी मैं निंदा भी करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस बात की भी निंदा करता हूं कि इसमें सबसे बड़ा दोषी है वो तो दिल्ली का प्रशासन दोषी है, जिन्होंने नियत से निर्दोष लोगों को बुरी तरीके से मारने और पीटने का काम किया। ये एक्शन का रिएक्शन होता है डॉक्टर साहब। अगर पलवल में हरियाणा पुलिस वहां के किसानों की पिटाई ना करती, हो सकता था यहाँ रिएक्शन नहीं होता। अगर यहाँ की जो सिंगू बाईपास, सिंगू बॉर्डर से जो लोग आए, अगर पुलिस उनको रोकने का प्रयास करती तो अच्छा होता। किसने भेजे लाल किले के ऊपर? क्या लाल किले के दरवाजे खुले थे? इन सारी बातों की मैं कहता हूं कि एनआईए से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे सब कुछ क्या है। और मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, हमारे कुछ लोगों ने कुछ शरारती तत्वों के बहकाव में आकर के उनके पीछे लगे, क्योंकि एक आंदोलन था, कई स्टेटों के किसान इसमें शामिल थे। आगे कुछ असामाजिक तत्व चले गए, पीछे साधारण किसान उसे लगे। लेकिन आप बार बार ये तो कहते हैं कि भाई लाल किले के साइड में जो झंडा लहराया एक पंथ का था और एक किसान यूनियन का था, लेकिन इसी तरीके से प्रथा पुरानी चली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, उदयपुर हाई कोर्ट के ऊपर
आरएसएस का फ्लैग लहराया गया था। आज समाना पेपर ने लिखा है आरएसएस ने 2002 में इसी तरीके से एक ऐसा कार्य किया। तो ये बातें गलत हैं। मैं ये कहता हूं कि किसान जो लोग हैं, इस देश के अन्नदाता हैं, आज जिस तरीके से केवल किसान को दोषी ठहराया जा रहा है, ये सरकार दोषी नहीं है। 2 महीने से किसान ठिठुरती सर्दी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए था कि अगर उनसे के कृषि मंत्री इस बात को नहीं सुलझा सके तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों से बात करनी चाहिए। जयप्रकाश जी, मैं बीच में रोकने के लिए थोड़ा सा माफी चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार तो शुरू से प्रयत्न कर रही थी ये आंदोलन खत्म हो जाए। सरकार अपने इस उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयत्नशील थी। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के आयोजन की जिद आंदोलनकारियों ने की, वो तमाम 40 किसान नेताओं ने की कि हम तो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए परेड निकालेंगे। आप एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, आपका एक लंबा इतिहास है। आपसे जानना यह चाहता हूं कि आंदोलनकारी किसानों ने सोचा तो यह था कि गणतंत्र दिवस पर परेड निकालेंगे, पूरे देश को अपने साथ जोड़ेंगे, पर आज जो देश में माहौल बना है, क्या आपको नहीं लगता है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया आंदोलनकारी किसान नेताओं ने 26 जनवरी को यह आयोजन करके? और देश में जो एक संवेदना, एक सद्भाव, एक अनुराग जो आंदोलनकारियों के संदर्भ में था, कल की घटना ने इस आंदोलन को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। 2 किसान संगठन अलग हो गए, खबरें आ रही हैं NH8 खुल गया, वहां के 20 गांव वालों ने किसानों को बोल दिया कि आप इसे खाली कीजिए। इस प्रकार की खबरें लगातार आ रही हैं। मेरा सवाल है जयप्रकाश जी, आप अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि कल की घटना ने इस आंदोलन को नुकसान पहुंचा दिया है? उस आंदोलन को जो 60 दिन से न केवल इस देश में बल्कि दुनिया में आश्चर्य का विषय बना हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इतने अनुशासन, इतने संयम के साथ कैसे जुटे हुए हैं। ये आपसे सवाल है। आप एक ईमानदार व्यक्ति रहे, आपसे एक ईमानदार उत्तर की अपेक्षा इस कार्यक्रम में। ये तो बात आपकी सही है कि बड़ा शांति प्रिय आंदोलन था। आज तक भारतवर्ष के इतिहास में इतने किसान कभी इकट्ठे नहीं हुए 72 वर्ष में जी, और बड़े शांति प्रिय तरीके से। लेकिन मेरा एक अनुभव भी रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट देश और हमारे प्रदेश में आई, ऐसे ही जैसे जयचंदों ने 2-3 जयचंद हैं जिनके ऊपर आरोप भी लगे, आपको याद होगा सिद्धू के ऊपर, एक और लड़के के ऊपर, तो इन्होंने इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश में जब जाट आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, जाट आरक्षण को लेकर के एक यशपाल मलिक नाम के व्यक्ति ने किस तरीके से सरकार के इशारे के ऊपर उस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया, हमारे नौजवानों को भड़काने का प्रयास किया। इसी तरीके से ये जो सरकार है, ये सरकार अपने कुछ व्यक्तियों को प्लांट कर देती है। मैं एक बात कहता हूं डॉक्टर साहब, आप ईमानदारी से जांच करवा लिए, आप पत्रकार जगत के लोगों से जांच करवा लिए, इस सारे दंगा भड़काने में या लाल किला के ऊपर जो अभद्र व्यवहार किया गया है, हम सब इसकी निंदा करते हैं। इसमें किसान नेताओं का कोई कसूर नहीं है, वो तो भोलाड़े लोग थे सरकार के। आप एक बात देखिए डॉक्टर साहब, आप इस बात पर सोचिए कि ना तो उसके ऊपर दीप संधू के ऊपर अभी FIR दर्ज हुई, ना दर्ज हुई एक लड़के का और नाम लेना, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है वो जो किसान नेता मेघा पाटेकर मैडम के ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, राकेश टिकैत के ऊपर, चढ़ुन्नी के ऊपर, योगेंद्र यादव के ऊपर और दूसरे जो हमारे सीनियर नेता हैं, बूटा सिंह, बलदेव सिंह सरसा वगैरह वगैरह, हमारे जो आंदोलन चला रहे हैं उन पे तो डकैती का मुकदमा। आप इस बात को सोचिए, ये इस देश के अन्नदाता हैं। ऐसा व्यवहार जो भारत सरकार कर रही है, डकैती के मुकदमे, चोरी के मुकदमे, 307 के मुकदमे, या आप इस बात को नहीं मानते कि एक आंदोलन है, उसको दबाने का काम करें? यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, अगर प्रधानमंत्री जी ये जो 3 किसान विरोधी कानून बनाए हैं और वो किसानों को पसंद नहीं है, अगर वो उनको विड्रॉ कर लेते या 5-6 महीने के लिए उनको होल्ड पे रख के किसान संगठनों से बात कर लेते, वो बेहतर नहीं रहता? आप बताइए। जयप्रकाश जी कई सारे सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरे इस मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि कल की घटना से क्या आंदोलन को नुकसान पहुंचा। इस पे मौन रह गए जयप्रकाश जी। मैं वापस आऊंगा जयप्रकाश जी आपके पास में, लेकिन प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में है। प्रेम प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की आपकी मजबूत सरकार जिस आंदोलन को पिछले 60 दिन में हिला तक नहीं पा रही थी,
कल उन्हीं किसान संगठनों के एक आयोजन से नींव दरकती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे परिवेश को लेकर प्रेम प्रकाश पांडे कितने उत्साहित हैं। इस समस्या बनी हुई थी सरकार के सामने, समाधान अपने आप निकल रहा है। जो आपकी तमाम कोशिशें कुछ नहीं कर पाई, वो इन किसान संगठनों के एक आयोजन ने शायद आपके लिए अपने आप ही अनुकूल स्थितियां बना दी हैं। क्या कहेंगे प्रेम प्रकाश जी? देखिए, एक तो कल की जो घटना हुई है जी, इससे मैं ही नहीं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, पूरा देश का 130 करोड़ आदमी, जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, पत्रकार भी है और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सरकार के बाहर भी, जो जी। वास्तव में इस गणतंत्र की और उस तिरंगे झंडे के आन बान शान के लिए सब कुछ निछावर करने वाले। कल का दिन था कि हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे शहीद जो हुए, इन सबको हम लोग देखते हैं। और कल का दिन 26 जनवरी का परेड देखने के लिए जो दिल्ली के लोग रहते हैं वहां पे पहुंच के, और बाकी लोग टीवी में देखते हैं, जी, पूरे दुनिया में एक जो संदेश जाता है। जी, और इसलिए जो बार बार सरकार कह रही थी या बाकी सारे लोग कह रहे थे कि आप अगर 26 जनवरी को ही क्यों ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, जी, और ये आशंका बार बार की जाती थी। उसमें भी सरकार के तरफ से ये कहा गया कि भाई आईबी की इनपुट है और कि इसमें खालिस्तानी समर्थक है, कुछ वे लोग हैं जो सीएए के संबंध में राष्ट्र विरोधी करने वाले, कई लोग अलग अलग टोपियां पहन के और वेश बदल के। ये जब बार बार कहा जाता था तो हमारे कांग्रेस के मित्र, कम्युनिस्ट के नेता, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये बार बार एक ही चीज कहते थे कि मोदी सरकार को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। और ये एक ट्रेंड मैंने आपको पिछली बार भी एक बार बहस में बताया था कि पिछले 6 साल में एक ये ट्रेंड चल गया है बताने का। और जो बाकी तमाम लोग हैं, हमारे कांग्रेस के तो जो राष्ट्रीय नेता हैं, इतने बड़े पद पर है राहुल जी, तो कुछ नहीं मिलता तो एक अदानी अंबानी, किसानों की नहीं है सरकार, किसान की नहीं सुनती। आप बताइए, लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, सरकार का काम है संसद से कानून पारित करना, कानून का पारण हो गया, अब उस कानून का अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसके कोई दुष्प्रभाव सामने आए नहीं, उसके पहले से ही तमाम हायर है, उसके बाद भी सरकार। मैं प्रेम प्रकाश जी आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूं। मेरा इस कानून पर अभी बात करने का कोई इरादा नहीं है, अभी तो आंदोलन के भविष्य को लेकर बात करनी है। आपने बड़ी सहजता से कर दिया, आजकल ट्रेंड चल निकला है, कोई भी बात आ जाए तो ये कह दो कि मोदी सरकार को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। पर आपने एक नया ट्रेंड भी विकसित किया है कि कोई अगर आपकी नीति के संदर्भ में कोई बात कह दे तो उसे सीधे देशद्रोही घोषित कर दो। इस आंदोलन को भी आपने खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आज आपके एक कंवरपाल गुर्जर हैं, हरियाणा के एक विद्वान मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा जो कुछ भी हुआ वो चीन के इशारे पर हुआ है, नया ज्ञान उनके पास में है। एक तो आपसे जानना चाहते हैं इस विषय पर टिप्पणी। दूसरा, आप स्वयं बता रहे हैं कि सरकार के पास इनपुट था, आईबी की रिपोर्ट थी, सीबीआई की भी रिपोर्ट होगी या जिनकी भी रिपोर्ट है, पर आप तो बड़ी मजबूत सरकार चला रहे हैं, बड़ी दमदार सरकार चला रहे हैं, दावा करते हैं आप कि देश आपके नेतृत्व में पूर्णतः सुरक्षित है। ये कैसी सुरक्षा है आपके पास? ये कैसा आपका इंतजाम है? सब जानकारी आपको पहले से थी, फिर भी दिल्ली की राजधानी के बीचों बीच लाल किले पर लोग पहुंच जाते हैं और आपके अनुसार देश के लोकतंत्र को, देश की गरिमा को कलंकित कर देते हैं, एक डंडे पर एक निशान लगा हुआ झंडा लगा के। आपकी मजबूत सरकार ने किया क्या? इसके संदर्भ में कोई शर्मिंदगी प्रेम प्रकाश पांडे जैसे विचारवान नेता को है कि हम तो सीमाएं सुरक्षित रखने की बात करते थे, दिल्ली सुरक्षित नहीं रख पाए? कुछ लोग आए और आपको धता बताते हुए ये सब करके चले गए। लाल किले की गरिमा, लाल किले का गौरव सब लहूलुहान हो गया, बड़ा मातम है। पर उसके संदर्भ में आपकी अक्षमता, आपकी विफलता, इसको भी किसी स्तर पर स्वीकार करेंगे प्रेम प्रकाश पांडे जैसे तमाम विद्वान राजनीतिज्ञ जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं? नहीं, बिल्कुल असफलता नहीं है, बल्कि हम तो दिल्ली पुलिस के जवान और सारे जो लोग लगे थे और सरकार में बैठे हुए उसमें लोग, मतलब इससे ज्यादा सहनशीलता का नहीं। आप बताइए,
गणतंत्र दिवस के परेड के बाद निकलने का था। सारे जगह फोर्स ने जो रूट के अलावा उनके पास संभावनाएं थी, नेताओं से चर्चा हो रही है। अगर वो रैली को रद्द करके पहले रोक दिया जाता तो आप सारे लोग और सब कहते कि लोकतंत्र पे भरोसा नहीं। रैलियां आगे बढ़ने लगी, रोकने का पुलिस ने प्रयास किया, क्या क्या हुआ है सारे फुटेज है आपके प्रकाश जी, पास। माफी चाहूंगा फिर से आपको बीच में रोकने के लिए। लोग क्या कहेंगे, इसके आधार पर सरकार फैसला लेगी या देश के सम्मान और सुरक्षा के आधार पर फैसला लेगी? लाल किले की प्राचीर पर लोग पहुंच गए, अराजकवादी पहुंच गए, आपके अनुसार तो आतंकवादी पहुंच गए। आपकी पार्टी के कई लोगों का यह दावा है। लोगों के कहने के चलते आपने ऐसे लोगों को लाल किले तक पहुंचने दिया? नहीं, लाल किले पे जो जवान थे उन्होंने रोका। रोकने के बाद आप देखिए कि लाल किले के जवानों को किस तरीके से लाठियों से, तलवार से मार करके वो अपनी जान बचा के कूदे हैं खंडक में। तो इतने कमजोर जवान, ऐसी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, कुछ अराजकवादी लोग पहुंचे और मार मार के खदेड़ दिए। कैसे सुरक्षा करेंगे देश की? कैसे भरोसा करे देश आप पर? नहीं, देश को पूरा भरोसा है और इसलिए देश ने हमको ये अवसर दिया है। और देखिए साहब, हम तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था रखते हुए इतने समय तक सहनशीलता और सारा और कानून और संविधान के तहत किसान नेताओं से चर्चा करते हुए भी, लेकिन सरकार का जो काम है, जो लोग भी हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या किए, जिन्होंने भी लाल किले का अपमान किया है, ना हमारी सरकार छोड़ने वाली है, न देश की जनता उन्हें माफ। कैसे भरोसा करे आप पर? आपने एफआईआर कर दी 28 नेताओं के खिलाफ, अरेस्ट एक को भी नहीं कर पाए। किस तरीके की मजबूत सरकार चला रहे हैं आप? सवाल है, जब आपको लग रहा है ये सब गुनहगार हैं तो खुलेआम बैठक कैसे कर रहे हैं? डर लग रहा है आपको उन लोगों को अरेस्ट करने में? आप तो स्वयं बड़े सक्षम मंत्री रहे हैं प्रशासनिक रूप से। लोग मिसाल देते हैं प्रेम प्रकाश पांडे की। यही प्रशासनिक दक्षता है भारतीय जनता पार्टी की? नहीं, आप देखिए, मुझको लगता है कि जो परिस्थितियां उसमें जो लोग चाहते थे कि क्या वो चाहते थे कि सरकार गोली चलवा दे और पूरे दुनिया में ये हो कि गणतंत्र दिवस पे गोली चली, सारे लोग मारे गए, और ये वही तो चाहते थे। और जो एक पंथ विशेष के खिलाफ ले जाना चाहते थे, किसान आंदोलन ना होकर के एक दूसरे दिशा में ले जाने का। और आप देखिए जो किसान नेता थे उन्होंने कितना लिख लिख के आश्वस्त किया था, 37 बिंदुओं पे आश्वासन दिया था। आप लोकतंत्र में उनको भरोसा भी नहीं करें। 11 बार हमारी बैठक हो रही है, तो आखिर उनका जो दोष है। और वो क्या कह रहे थे, मैं एक नेता को सुना तो बोले नहीं, 1 महीना पहले से तय हो गया है कि हमारी ट्रैक्टर रैली होगी, बड़ी शांतिपूर्ण होगी, पूरे तिरंगे के आन बान शान के अनुसार होगी। अरे तो वो जो लोग कर रहे थे, अब जो परिस्थितियां बनी है, दोषी कोई बचेगा नहीं। दोषी कोई बचेगा नहीं, ये प्रेम प्रकाश जी का कहना है। उत्साह छलक छलक जा रहा है, आंदोलन अपनी अधोगति की ओर बढ़ चला है। कमोबेश ये बोध सत्तारूढ़ दल को आ रहा है। वेद प्रताप वैदिक जी मेरे साथ में है। वेद प्रताप वैदिक जी 2 दिन पहले भी हमारे साथ में थे। उन्होंने ये आशंका व्यक्त की थी इसी कार्यक्रम में कि मुझे डर है कि गणतंत्र कहीं गणतंत्र में तब्दील ना हो जाए। वैदिक जी, आपसे 2-3 सवाल। आपने जो आशंका व्यक्त की थी, उस आशंका को कितना आप अमल में आता हुआ देख लिए? एक तो सवाल आपसे यही है। दूसरा जानने का विषय यह है, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन को एक बड़ी क्षति कल के घटना से पहुंच गई है और एक जनता के बीच में जो सहानुभूति थी, उस सहानुभूति को तात्कालिक रूप से तो इस आंदोलन ने खो दिया है? जहां तक मेरा ये कहना था कि गणतंत्र गणतंत्र में बदल सकता है, मुझे बहुत खुशी है कि न सरकार ने गन चलाई न किसानों ने गन चलाई जी। ऐसा नहीं है कि ये किसान खाली हाथ हैं जी। गन्स इनके पास भी हैं जी। ये चलाना भी जानते हैं और बहादुर भी हैं, चला भी सकते हैं। और सरकारें तो आपको पता है 1966 में गोरक्षकों पर चली थी जी। 1992 में मंदिर वालों पे चली थी और उसके पहले और बाद में भी कई बार सरकार की बंदूकें नहीं चलाई जी। गणतंत्र को गणतंत्र नहीं बनने दिया। इसके लिए मैं दोनों को बधाई देता हूं और दोनों का आभार मानता हूं कि उन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा की। लेकिन वो जो कांड हुआ है लाल किले पर चढ़कर जी।
और झंडा फहराने का। जी तो झंडा तो किसी का भी हो, और सिख धर्म का है तो उसका तो बहुत हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, उसको सलाम करना चाहिए, जी आदर करना चाहिए। लेकिन कहाँ वो झंडा लगे, कौन लगाए, किस वक्त पे लगा है और क्यों लगा है, इन सब प्रश्नों पर विचार करें तो मुझे लगता है कि ये भारतीय गणतंत्र के लिए कोई सम्मानजनक बात नहीं हुई है, जी बहुत ही अपमानजनक बात है। जी राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्रध्वज का अपमान है। जी ऐसा नहीं कि उन्होंने तिरंगे झंडे को उखाड़ के फेंक दिया हो, लेकिन जो कुछ किया वो बिल्कुल अनुचित है। और इसलिए उसको मैं अनुचित कहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह के काम मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं, ईरान में होते हुए देखे हैं, वैसे कि मैं अफगानिस्तान में आपको देखे। तात्कालिक रूप से रोकना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी साझा करनी है मुझे अपने दर्शकों से और अपने पैनल से भी। कल हमने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम के दौरान हमारे कार्यक्रम के दौरान ही ये सुझाव आया था कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किसान संगठनों को अपना 1 फरवरी का प्रस्तावित पैदल मार्च संसद भवन की ओर स्थगित कर देना चाहिए, आज का जिस प्रकार का वातावरण बना है। और अभी अभी सूचना ये आई है कि किसान संगठनों की बैठक में बजट वाले दिन अर्थात 1 फरवरी को जो किसान संगठन पैदल मार्च करने वाले थे उन्होंने उसे स्थगित कर दिया है। निश्चित रूप से एक कदम वर्तमान में जैसा माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार की आशंकाएं हैं, जिस प्रकार के सवाल हैं, उसमें किसान संगठनों ने एक फैसला लिया है। अब इसकी रोशनी में मैं एक बार फिर वैदिक जी के पास चलता हूं। जी वैदिक जी, आपने बहुत अच्छी घोषणा की। जी ये मैंने आज सुबह जो लेख लिखा था जी। उसमें मैंने लिखा था जी कि अब 1 मार्च का 1 फरवरी को होने वाला था, अभी जी 1 फरवरी का वो, हाँ, वो नहीं होगा, जी ऐसा मैंने लिखा था। जी और अगर ऐसी घोषणा हो गई है तो मुझे खुशी है। जी जो बात मैं कह रहा था, कहाँ था मैं, जरा याद दिलाइए ना। मैं हाँ। ये बता रहा था कि इन सारे देशों में जी मैंने ये देखा है कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं कि लाल किले में घुस गए, जी आपको पता है ना, लाल किले के दरवाजे इतने मजबूत हैं कि पागल हाथी भी उसको तोड़ने की कोशिश करें तो अंदर घुस नहीं सकते थे। जी लेकिन उन दरवाजों को लांग कर सैकड़ों किसान, कोई 2-4 लड़के नहीं, जी सैकड़ों किसान जिनके हाथ में क्या क्या तलवारें, लाठियां और क्या क्या नहीं था, जी। वो सब पहुंच गए वहां। जी। तो पुलिस क्या कर रही है, जी सरकार क्या कर रही है? सरकार के लोगों के पास इंटेलिजेंस नहीं है क्या? करोड़ों रुपया रोज इन पे हम खर्च करते हैं, हमारे टैक्स का पैसा लगता है। जी ये सरकार के लोग बैठे बैठे करते क्या? इनको इतनी बुद्धि नहीं है। जी जब मेरे जैसा आदमी ये कह सकता है कि गणतंत्र बनने की पूरी संभावना है जी गणतंत्र के, तो इन सरकार के लोगों को इतनी समझ नहीं है, इतनी मैच्योरिटी नहीं है इनमें कि पूरी व्यवस्था करें। जी आप देखें कि 6 दिसंबर 1992 को जब फैजाबाद में, अयोध्या में मस्जिद टूटी, 20 नवंबर को मैंने प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी को कहा था, और उसके कई साक्षी है, मेरे पास लोग बैठे थे, जी उनको फोन करके मैंने कहा था कि राव साहब बहुत शांति की बात है। अडवाणी जी ने मुझसे कहा, दूसरे अशोक सिंघल जी ने कहा, सब ने कहा, कल्याण सिंह ने जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन मैंने कहा फिर भी कम से कम आप रबर बुलेट्स का इंतजाम कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन आ जाएंगे उसके अंदर, कौन क्या कर देंगे। तो वैदिक जी, तो मैं बीच में पुरा- रोकता हूं पुरा- आपको और आपसे जानना चाहता हूं कि इस बात पर बड़ी छाती पीटी जा रही है कि इन किसान नेताओं ने कहा था कुछ नहीं होगा, वादा किया था देश से, भरोसा दिलाया था पुलिस को, और यह कहा था कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकलेगा, लेकिन फिर भी इस प्रकार का वाकयात हो गया। लेकिन यह सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने अयोध्या के संदर्भ में यह भरोसा दिलाया था, जिसकी एक पुष्टि आप खुद भी कर रहे हैं कार्यक्रम में कि अयोध्या में कुछ नहीं होगा, ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। पर जो कुछ हुआ वो उसका देश साक्षी, और दलील उनकी यही थी कि जो राम भक्त थे, जो भीड़ थी, वो नियंत्रण में नहीं रही, वो तात्कालिक रूप से जो उनकी भावनाएं थी उसके तहत ऐसा हो गया। क्या कहेंगे वैदिक जी? 1966 में जब गोरक्षा सम्मेलन हुआ, मैं जी। खुद वहां गया हुआ था, जी और उस वक्त मैं उसमें उपस्थित था। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे जब गोलीबार हुआ है जी। और गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा है, मैं उस समय वहां था। जी लेकिन मेरा आपसे क्या कहना है कि जो भी सरकार चलाता है उसके पास इतना अनुभव और बुद्धि चाहिए कि पुख्ता इंतजाम करे। जी और इतने सारे ट्रैक्टर्स आए थे, जिन ट्रैक्टर्स ने वो बॉर्डर के सारे तोड़ दिए, रक्षा स्थल जो बना रखे थे उनको तोड़ दिए। अरे भाई, ट्रैक्टरों को एकदम डिस्टेबलाइज करना, ट्रैक्टरों को ठप करना कोई बहुत बड़ी बात है? उनके आप टायर पंचर कर देते। लेकिन मेरा सवाल, उन्होंने- मैं वैदिक जी फिर से अपने सवाल पर आता हूं, जो मेरा बुनियादी सवाल था कि कल के घटनाक्रम ने इस आंदोलन के
स्वरूप को और भविष्य को किस तरीके से प्रभावित किया है, इसमें वेद प्रताप वैदिक जैसा बौद्धिक व्यक्ति क्या सोच पा रहा है, क्या देख पा रहा है भविष्य के संदर्भ में? बड़ी बुरी बात क्या हुई है जी कि किसान नेताओं को सफाइयां पेश करना पड़ रही है। जी जिन किसान नेताओं को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ आंदोलनकारी की उपमा से विभूषित करते रहे कल तक, जी मैंने कई बार लिखा, मैंने कहा क्या अद्भुत हमारे किसान नेताओं पर हमको गर्व है। उन्हीं किसान नेताओं को आज कितनी विनत मुद्रा में आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? इसलिए कि ये गलती हो गई, और इसमें किसान नेताओं का कोई दोष नहीं है, जी और मैं इसमें बड़े किसान संगठनों का भी दोष नहीं मानता हूँ। जी लेकिन ये प्रकृति का दोष है। कोई भी बड़ा आंदोलन चलता है जी। तो उसमें इस तरह के तत्व आ जाते जी। हैं। इनको पहले, ये सरकार का दोष है, सरकार को विचार करना चाहिए था कि इसको हम कैसे रोकें। अब ये बात है कि हो गया जो हो गया। अब मेरे ख्याल से जो रास्ता है, जो आपने पूछा कि भाई कैसे सुलझे, जी तो वो रास्ता मैं कई बार बता चुका हूँ जी कि सरकार ये घोषणा क्यों नहीं कर देती। सरकार का क्या बिगड़ जाएगा जी। कि कहे कि भाई कृषि राज्य का कानून है, राज्य के संविधान ने राज्य का विषय इसको बताया है, जी जो राज्य मानना चाहे वो मान ले, जो नहीं मानना चाहे वो नहीं माने। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से नहीं मानना चाहते हैं, नहीं माने ये 3 राज्य। जो मानेंगे वो 2-3 साल में मालूम पड़ जाएगा कि उनको क्या फायदा है। वो अडानी अंबानी के शिकार बनते हैं या मालदार बनते हैं। अगर वो मालदार बनते हैं तो पंजाब हरियाणा अपने आप उनका अनुकरण करेगा, वरना ये सरकार इतनी मूर्ख नहीं है कि फेल हो गया कोई कानून फिर भी उसको लागू करती रहे। फिर भी अपने पास लागू कर ले, ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन वैदिक जी जिस सुझाव की ओर जा रहे हैं, मेरा सवाल अभी वहां तक तो है ही नहीं। जानना तो यह कि इस आंदोलन का अभी तात्कालिक रूप से हश्र क्या होगा। हर तरफ से सवाल इस आंदोलन पर और इस आंदोलन से जुड़े हुए किसान नेताओं पर है, और उन्हीं किसान नेताओं में से एक चेहरा अतर सिंह संधू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अभी अभी बैठक खत्म करके आए हैं। अतर सिंह जी, पिछले 24 घंटे में कितना अपराध बोध से ग्रसित हैं आप तमाम किसान नेता? चूक हो गई, गलती हो गई, कल का आयोजन रख लिए और अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार लिए। सफाइयां दे रहे हैं, बैठक दे रहे हैं, अपने ही द्वारा आह्वान के हुए मार्च को स्थगित कर रहे हैं 1 फरवरी के। कितने अपराध बोध से ग्रसित हैं इस समय आप? हेलो जी अतर जी। जी अतर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अतर सिंह जी तक हमारे आवाज नहीं पहुंच रही है। जयप्रकाश जी मेरे साथ में। जयप्रकाश जी, इस आंदोलन के भविष्य को लेकर कोई जना अपनी बात अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया। आपको तो राजनीतिक आंदोलनों का बड़ा लंबा तजुर्बा है। जिस प्रकार से यह आंदोलन निशाने पर आ गया है सब तरफ से, क्या भविष्य देख पा रहे हैं आप? बात आपकी हिमांशु जी सही है जी जैसे कि अभी आपने कहा कि भाई किसान संगठनों ने जो इस आंदोलन को चला रहे हैं, 1 तारीख का जो इनका लोकसभा का संसद कूच था उसको पोस्टपोन कर दिया है जी ये ठीक बात है। लेकिन मैं इसमें 2-3 जो आपने बात करी जी और जिस तरीके से वेद प्रताप जी वैदिक जी कह रहे हैं, प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं, दोनों की बात जी जैसे 1992 का इन्होंने कहा और 1966 के गोरक्षा जब आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त गोलियां चली। जी मैं आपको कहना चाहता हूं विशेष तौर से वैदिक जी से, जी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार थी, जी जाट आंदोलन चलाया, और उसके साथ मैं क्यों जोड़ना चाहता हूं, एक प्लांटेड व्यक्ति थे जी मलिक, जी उसने सारे आंदोलन का सत्यानाश कर दिया। मलिक के ऊपर देशद्रोह के पर्चे दर्ज हुए। जी। मलिक को कभी गिरफ्तार नहीं किया हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जी। और जो दूसरे बच्चे थे जो भावना में बह के उनके साथ लग गए, उन सबको आज तक भी जेलों में रखा गया और गोलियां चलवाई। 32 नौजवानों को मौत के घाट उतारने का काम किया। और यही भारतीय जनता पार्टी 15 दिसंबर 2017 में, जब ठीक है गलती हुई, हम सब मान रहे हैं, कल की जो दुर्घटना है बुरी है, लेकिन मैं प्रेम प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं, क्या उदयपुर के हाई कोर्ट के ऊपर आरएसएस का झंडा नहीं लहराया गया? आप उसको प्रेम प्रकाश जी अच्छा मानते थे या बुरा मानते थे? उस वक्त आपकी सरकार थी वसुंधरा जी की। तो इसी तरीके से आज समाना पेपर ने लिखा है। तो इसको अगर हम इस तरह की बहस करेंगे तो ये मामला उलझ पुलझ हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, सरकार का जो अहंकारी रवैया है, जो तानाशाही रवैया है, सरकार ने भी जिस तरीके से किसान संगठनों ने इसको जो 1 तारीख का
संसद कुछ था उसको वो स्थगित कर दिया है। ऐसी सरकार को भी ये चाहिए, इस तरह के जुल्ले फजूले मुकदमे दर्ज कर दिए, डकैती का मुकदमा, पुलिस पे अपहरण का मुकदमा, 307 का मुकदमा, चोरी का मुकदमा, ये समझौते की तरफ सरकार नहीं चल रही। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन में सबसे पहले किसानों के मन में भारत सरकार ने ये जिस तरीके से वैदिक जी कह रहे हैं बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको जो चाहे करें, क्योंकि एपीएमसी ऐसे ही बार बार जो बीजेपी कह रही थी ना, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने इसको उलझाने का काम किया। जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा, चौधरी भूपेश सिंह हुड्डा को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक चीफ मिनिस्टर ग्रुप का समूह का एक चेयरमैन बनाया था जी। तो उस वक्त एपीएमसी को आगे बढ़ाने का हमने काम किया था। और C2 का फार्मूला, जो C2 का फार्मूला स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में, वो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार नहीं थी जी। तब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अर्धनग्न होकर के आंदोलन करते थे कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, C2 फार्मूला लागू करो। आज मोदी जी 6-7 साल से प्रधानमंत्री हैं, आज तक क्यों नहीं C2 का फार्मूला लागू किया गया? तो लोगों के मन में इस सरकार के प्रति अविश्वास है। सबसे पहले भारत सरकार ने, एनडीए गवर्नमेंट ने देश के किसानों के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिए। विश्वास पैदा करे किसानों के प्रति सरकार, ये जयप्रकाश जी का कहना है। लेकिन अतर सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अतर सिंह जी से मैंने पहले भी सवाल किया था, लेकिन मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची थी। अतर सिंह जी, जानने में दिलचस्पी है, कितने अपराध बोध से ग्रसित हैं इस समय किसान नेता? कल के आयोजन को लेकर एक आंदोलन जिसके प्रति न केवल देश में बल्कि दुनिया में सद्भाव देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। एक आंदोलन जिसकी शांतिपूर्ण स्थितियां और उनके आत्मसंयम, उनके अनुशासन को लोग उदाहरण के तौर पर देख रहे थे। वह आंदोलन कल से पूरे देश के निशाने पर है। किसान नेता सफाइयां देते और माफी मांगते घूम रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, अपने ही आह्वान को वापस लेने के लिए विवश हो रहे हैं। कितनी ग्लानि है आपके अंदर, कितना असंतोष स्वयं के संदर्भ में कि हमसे एक गलत फैसला हो गया, या आपको लगता है सब कुछ ठीक था, माहौल गलत बना दिया गया? देखिए मानसू जी, कल जो एपिसोड हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मैं खासकर मैं लाल किले की बात करूंगा, जहां जिस तरह से हमारे गणतंत्र दिवस पर हमारे तिरंगे को अपमान हुआ है, उसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। और मैं उसमें पूर्ण टूर में कहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन इसमें किसानों की भी गलती नहीं है। देखिए, पुलिस प्रशासन की भी लापरवाही मानता हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जो मीटिंग हुई थी उसमें यह कहा गया था कि रात को हम सब बैरिकेड हटा देंगे। पुलिस ने 10 बजे तक बैरिकेड नहीं हटाए, तो कहीं ना कहीं किसानों और पुलिस के बीच में क्लैश हुआ, और उस क्लैश का ही नतीजा था जहां तक किसान अपने रूट को डेट कर गया। देखिए, किसान भोला भाला है, तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती थी। हमने अपने किसान, देखिए आंदोलन में कई तरह के लोग होते हैं, कई उपद्रवी लोग भी होते हैं। ये तो सीआईडी की जिम्मेदारी। हमने देखिए, जिसने भी तिरंगे का अपमान किया वो किसान नहीं है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का सबूत मिल गया। बीजेपी का चुनाव अधिकारी भी रह चुका है सनी देओल के चुनाव में, उससे किसानों का कोई सरोकार नहीं है। किसी किसान नेता को या किसी किसान को मुझे बताइए जो आंदोलन में था, जो 40 संगठन जो लोग मीटिंग में चल रहे थे, उनमें से एक मुझे किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का आदमी नाम बताइए जिसने दिल्ली में उपद्रव किया। हम तो जिम्मेदारी अपनी तो ठीक है, किसानों के साथ तो ये एक इल्जाम लगना था किसानों पर। अतर जी, माफी चाहूंगा आपसे सवाल करने के लिए, लेकिन एक बात बताएं, आपको दिल्ली पुलिस लगातार कह रही थी कि कुछ लोग शरारत कर सकते हैं। आपको देश के केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा था गणतंत्र दिवस को छोड़ दो, इस दिन कोई उपद्रव होगा, बदनामी होगी, देश के सम्मुख शर्मिंदगी की स्थिति बनेगी। ये आपको बार बार कहा था। 5 दौर की बैठकें पुलिस के साथ हुई, पुलिस बार बार कहती थी इस दिन मत करो। आप जिद पर अड़े रहे, ये सवाल उठाते रहे कि क्या हमें अधिकार नहीं है गणतंत्र दिवस मनाने का? और आज जब घटना हो गई तो अपनी जिम्मेदारी से इंकार कर रहे हैं। जिम्मेदारी से इंकार कर रहे हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं? एक बात पर रह ले, या तो मान लें कि गलती हो गई। महात्मा गांधी के रास्ते पर अगर चलना है तो आधे अधूरे तो नहीं चलेंगे ना, ईमानदारी से चलेंगे। गलती हुई तो मानिए कि हाँ हमसे गलती हुई। ये दाएं भी बाएं भी ये भाजपा के लोग हैं। भाजपा के व्यक्ति किसान नहीं हो सकता क्या केवल अधिकार अन्य राजनीतिक दलों के व्यक्ति को ही किसान होने का है? इस देश के किसान को भाजपा के साथ जुड़ने का अधिकार नहीं है? ये किस प्रकार की दलील के साथ आप अपने आप को तर्कसंगत बता रहे हैं? क्या मानते हैं कि कल का आपका आयोजन आपके आंदोलन को कमजोर कर गया? ये सीधा सवाल है। क्या आपको लगता है कि कल के आयोजन, जिसके माध्यम से सोचा तो आपने ये था कि देश में और दुनिया में हम एक संदेश देंगे, आंदोलन को मजबूत करेंगे,
आज क्या महसूस कर रहे हैं अतर जी? कमजोर हुआ आंदोलन, नुकसान हुआ है आपको, या आप इससे इंकार करते हैं? ये सवाल है। हिमांशु जी, निश्चित रूप से आंदोलन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जी। आंदोलन को बहुत नुकसान हुआ है। 2 महीने से जिस तरह से शांतिपूर्वक किसान बैठा था, जिसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका था, आज उस किसान, भोले वाले किसान के साथ उसको चंगुल में फंसा दिया सरकारों ने। ऐसा मतलब उस इल्जाम लगाना था उसके ऊपर, मैं तो ये मानता हूं एक बहुत बड़ी साजिश थी, और उस साजिश में सरकार कामयाब हो गई। सरकार ने साजिश के तहत ये पूरा प्रोपगंडा तैयार किया, अपने कुछ प्रो किसानों को मिला करके आगे भेजा लाल किले तक। क्या देखिए लाल किले में और उस रास्ते में कितना अंतर है, वहां तक कैसे चले गए उपद्रवी लोग? अतर जी, फिर से आप कहीं भिड़क रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, आप आरोप लगा रहे हो सरकार ने अपने लोगों को भेज दिया, सरकार ने लोगों को मला दिया। अरे सरकार तो मना कर रही थी आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही थी 26 जनवरी को बख्श दो, मत करो कल आयोजन, ठीक नहीं रहेगा। आप माने नहीं, आप जिद पर अड़े रहे, आपकी भीड़ इतनी, आपका संख्या बल इतना, सरकार को झक मार के मानना पड़ा, पुलिस ने आपको कंडीशनल अनुमति दी। अब आज कह रहे हो कि सरकार ने षड्यंत्र कर दिया। प्रस्ताव किसका था आयोजन का, सरकार का या आपका? हिमांशु जी, हम तो पहले कहे सरकार के भैया 2 महीने से बैठे हैं, हमें अपने खेत में जाने दो। सरकार ने जिसको जिस तरह से आंदोलन को लिंगर ऑन किया है, इसमें सरकार का फेलियर नहीं है क्या? सरकार 2 महीने से 14 दौर की वार्ता कर चुकी है, 14 दौर की वार्ता की जरूरत नहीं थी। जिस तरह सरकार ने 4 दिन में कानून को पास कर दिया, और उसमें लोकसभा राज्यसभा में जिस तरह से धोखे से पास किया, तो ये किसान की फेलियर, सरकार का फेलियर नहीं था। किसान देखिए, मेरे स्टेज पे जो माननीय बहुत सम्मान के जेपी जी बैठे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, और वेद प्रकाश वैदिक जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं जेपी जी को, जो जिस तरह 10 साल तक कांग्रेस की सरकार ने किसानों के साथ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तैयार करके लागू ना किया, उसमें सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हुआ 10 साल तक। और ये किसानों से रेवाड़ी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा था 10 साल तक तुम्हें जो धोखे में रखा कांग्रेस ने, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 के आधार पे लागू करूंगा। सरकार ने उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दे दिया, हम C2 के आधार पर लागू नहीं कर सकते। तो ये बताइए, सरकार की जिम्मेवारी बनती थी जिस तरह किसानों, सरकार की जिम्मेवारी तो बहुत चीजों के संदर्भ में बनती है, लेकिन मेरा सवाल तो अभी आपसे केवल इस आंदोलन के भविष्य को लेकर अतर जी, आज आपकी लंबी बैठक हुई है, भविष्य में किस राह पर चलेगा आंदोलन, क्या करने जा रहे हैं, इसमें देश को जानने में दिलचस्पी है। कुछ जानकारी साझा कर पाएंगे इस आंदोलन की बिगड़ी छवि को और आगे आने वाले समय को किस तरीके से संभालेंगे आप? मेरे से पूछ रहे हिमांशु जी? जी अतर जी, आपसे ही सवाल है। हाँ, देखिए निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा, ये जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। जवान और किसान का जो टकराव हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और मैं पूर्ण विश्वास है कि सरकार, देखिए हम पूरी तरह किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को रोकने का फैसला कर लिया है। हम चाहते हैं सरकार जनमानस का ध्यान रखते हुए, अन्नदाता का ध्यान रखते हुए किसान के बारे में सोचे, और इसको ध्यान में रखते हुए अगले दौर की वार्ता फिर करे किसानों से। और निश्चित रूप से तीनों जो कानून है वो किसान इसमें बिल्कुल भी नहीं है, उनको वापस ले, किसान के साथ बैठ करके एक चौथा बिल लेकर के, ताकि देश का किसान भी खुशहाल हो, सरकार भी खुशहाल हो, पूरे देश में आजादी के साथ हर आदमी जिए। हर आदमी आजादी के साथ जिए, लेकिन भविष्य को लेकर कोई स्पष्टता नहीं दे पा रहे अतर जी। मैं एक बार फिर प्रेम प्रकाश जी के पास आ रहा हूं। प्रेम प्रकाश जी, आंदोलन के संदर्भ में यह अराजक लोगों का है, एक वर्ग विशेष का है, ऐसी तस्वीर बनाने की कोशिश लंबे समय से आपकी पार्टी कर रही थी। आप तो एक विचारवान व्यक्ति हैं, एक विचारक के तौर पर भी आपकी पहचान है। क्या आप एक खतरा महसूस कर रहे हैं? इस देश में मुसलमानों के संदर्भ में एक बड़ा वर्ग इस दृष्टि से देखता है कि कोई मुसलमान दिखा मानो पाकिस्तानी दिख गया। क्या आपको नहीं लगता है जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, हम देश में एक खतरा पैदा कर रहे हैं कि जहां भी सरदार दिखे लोग ये ना समझ बैठे कि खालिस्तानी है? क्या आप इसको लेकर कोई चिंता महसूस कर रहे हैं? इस आंदोलन को जिस प्रकार से टैकल करने की कोशिश हो रही है, इसमें भविष्य को लेकर ये चिंता, ये संवेदनशीलता प्रेम प्रकाश पांडे जैसा विचारक देख पा रहा है या उसको दिखाई नहीं दे रहा है? तो देखिए हिमांशु जी, जो आप बात कह रहे हैं, कुछ लोगों की जो कोशिशें रही, देखिए आंदोलन में 2 तरह के लोग थे जी, और आंदोलन में सारे के सारे यदि गड़बड़ लोग रहते तो मुझको नहीं लगता कि सरकार बातचीत करती 11 दौर तक जी। लेकिन सवाल यह है कि जब आंदोलन बढ़ते गया और किसान नेताओं को सरकार भी बार बार बताती गई कि इसमें कुछ दूसरे तरीके के लोग घुसते जा रहे हैं
और वो प्रभावशाली भी होते जा रहे हैं जी। विभिन्न मीडिया न्यूज़ों में हमने ये देखा कि जब ट्रैक्टर रैली के उनकी इंटरनल मीटिंग हुई उसमें ये भी आया था कि सर्वसम्मत से निर्णय नहीं हुआ था कि ट्रैक्टर रैली निकाली जाए, लेकिन दो एक नेता बाहर आकर के बोले। तो सवाल है कि किसान और किसान की समस्या, अब बार बार ये कि बिल वापस ले लें, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हम लोग जैसे पहले सीएए के भी मामले में बात कर रहे थे, उस समय भी लोगों ने कहा था, हम लोगों ने भी कहा कि भाई सीएए जो है लोगों को नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का नहीं। जी। इस समय भी हम लोग कह रहे हैं, अभी प्रताप बैदीप जी बढ़िया बोल रहे थे कि यह एपीएमसी जो कानून है वो स्टेट का है और गवर्नमेंट बोल दे कि जिस स्टेट में लागू करना चाहे लागू करे ना करे। सरकार की तरफ से ये भी प्रस्ताव आया जी। अभी जयप्रकाश जी बोल रहे थे कि होल्ड कर ले और बात करें, होल्ड करने की भी बात हुई थी, लेकिन अब सिर्फ ये कि तीनों कानून रद्द हो जाए और एमएसपी के कोई कानून बन जाए उसके बाद होगी। तो मैं ये बात बिल्कुल मानने के लिए, और इसलिए सरकार ने भी इस बात को समझते हुए कल बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही सहनशीलता का परिचय दिया और जो लोग ऐसे शरारती तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ होगी। और इसलिए हर सिख या हर सरदार खालिस्तानी है, ये तो हमारी कल्पना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि सिख लोगों का जो उद्भव हुआ वह तो हमारी भारतीय जीवन पद्धति के रक्षक के रूप में हुआ जी। तो इसलिए इस विचारधारा के तो हम लोग उस जमाने में भी नहीं समर्थक थे जब खालिस्तान का पंजाब में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था। आपने आइडेंटिफाई किया, प्रेम प्रकाश, आपने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया किन्होंने शरारत की है। आइडेंटिफाई करके आपने किन नामों को निकाला? डॉक्टर दर्शन पाल, राकेश टिकैत, मेघा पाटकर, योगेंद्र यादव, सतनाम पन्नू, सरवन सिंह, बूटा सिंह, बलविंदर सिंह राजेवाल, कुल मिलाकर जो इस किसान आंदोलन के चेहरे हैं सबको एफआईआर में लपेट दिए। यही आइडेंटिफाई किया आपने? इसमें आइडेंटिफाई क्या करना था? पहले दिन ही आप इन 40 नेताओं को जिन्हें बुलाते थे बैठक में, 40 के खिलाफ एफआईआर करा के पहले ही अंदर करा देते। इसमें आइडेंटिफाई करने वाली बात क्या थी? 200 से अधिक लोगों को जो गिरफ्तार किया है वो, और ये तो वो लोग हैं जो लोग बड़े, अब इनके खिलाफ भी जो लोग बोल रहे थे बार बार, आप देखो राकेश टिकैत जी क्या बोल रहे थे, हमारे भी बहुत सारे हैं, हमने कहा है डंडे लेके आओ। आप टीवी पे देखिए, उनके वर्षन देखिए। तो जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं और अगर कोई प्रमाण मिलेगा तो होगा, और प्रमाण मिलेगा तो होगा। किसान नेताओं पर एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन मैं जयप्रकाश जी के पास चलता हूं क्योंकि हमें समाधान की दृष्टि से बात को आगे बढ़ाना है। जयप्रकाश जी, आपके पास तो बड़ा लंबा राजनीतिक तजुर्बा है। आंदोलन एक बड़े ही विचित्र मोड़ पर आ गया। हमारे साथ अतर सिंह जी ये मान रहे हैं नुकसान बड़ा हो गया। अब इस नुकसान से उभरे कैसे, इसके संदर्भ में कांग्रेस के दायरे से बाहर निकलकर बतौर किसान नेता, बतौर किसान पुत्र, जयप्रकाश जी के पास में कोई रास्ता है भाजपा को निशाने पर लिए बगैर इस आंदोलन को दिशा देने के संदर्भ में? भाजपा को मैं निशाने पे नहीं ले रहा जी। अगर भाजपा को निशाने पे लेना होता, अतर सिंह संधू ने खुद ही मेरी बात को कह दिया कि जब कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी तो उस वक्त सीट स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करी। मैंने कुछ भी बोला, लेकिन अतर सिंह भाई को मैं कहना चाहता हूं, मैं स्वामीनाथन कमीशन जब था, मैं 5 वर्ष तक लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है एग्रीकल्चर का। तो उस वक्त का मेरा तजुर्बा है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो 75 मद थे वो कांग्रेस गवर्नमेंट में लागू हो चुके थे। C2 फार्मूला जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर के हेड थे, तो उस वक्त ये बात हुई, इंटरेस्ट कम किया गया, लोन का प्रावधान सस्ता किया गया। लोन हरियाणा में, मैं अतर सिंह जी आपको बताता हूं, जब भूपेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे, शॉर्ट टर्म लोन हमारा विदाउट इंटरेस्ट है। तो हमने काफी अच्छे काम किए, जो रह गए तो लोगों ने हमारी सरकार बदल दी। तो C2 फार्मूला की जिम्मेवारी ये भारत सरकार की थी। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही जैसे 370 खत्म कर दी, अच्छा काम किया, ऐसे ही एक लफ्ज में ये कह देते कि हरियाणा भारतवर्ष में आगे से स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के तहत C2 फार्मूला लागू होगा और किसान को उसके पूरे दाम मिलेंगे, तो हम उनका स्वागत करते।
तो अब ये 3 बिल की बात आ गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि ना राजा कभी भी छोटा नहीं होता, राजा कभी नीचे नहीं देखता। राजा की जो साख है वो प्रजा के मनों में उसका किस तरह का प्रभाव है। राजा प्रजा के मनों में राज करने का राजा कहलाता है, दिल्ली के तालिकाओं में बैठ करके राजा नहीं बन सकता। तो मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी जी ने तत्काल ये कहना चाहिए, अगर भारतवर्ष का किसान इन कानूनों को नहीं मानता तो मैं विड्रॉ करता हूं, तो विड्रॉ कर ले, इसमें क्या फर्क पड़ता है। और दोबारा किसान संगठनों के साथ बैठ करके और जो भी चीज उनमें अच्छी है उनको लागू कर। जयप्रकाश जी, मैं अपने सवाल को फिर दोहराता हूं। आप जो बात कह रहे हैं, जब 60 दिन में पूरे देश का एक बड़े वर्ग का सद्भाव इस आंदोलन के साथ था और उसका मूल कारण इस आंदोलन का स्वरूप था, जिस शांति से, जिस अनुशासन से, जिस संयम से था, अब तो देश का सद्भाव इस आंदोलन के खिलाफ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में कल की घटना को लेकर नाराजगी का वातावरण बन गया है। ऐसे में इस आंदोलन को बनाए रखने में और वापस सद्भाव पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसके संदर्भ में कोई सुझाव आपके पास है? इस समय आप सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार किसानों की बात मान लेगी, जब पूरा वातावरण इस समय खिलाफत का बन गया है? नकारा है, ये ठीक बात आपकी, लेकिन एक तो किसान संगठनों ने कल एक बहुत अच्छा फैसला कर दिया। जो 2-3 आदमी थे वो उन्होंने निकाल दिए, यहां से चले गए, जो भी ये आइडेंटिफाई कर सके उन्होंने इनको निकाला है जी। आज वो किसी भी बॉर्डर के ऊपर नहीं है, वो भाग गए वहां से। और जो पता लगता रहेगा ये इनकी जो पहल है अच्छी है, ये उनको निकाल रहे हैं। दोबारा से लोगों के मनों में ये एक बार फिर राज करेंगे। राज का मायना कि अपना यही वही विश्वास पैदा करेंगे कि हम शांति प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाएंगे। उस राह पर किसान संगठन चल पड़े हैं। अब सरकार की जिम्मेवारी है। आपको याद होगा महात्मा जी जब आंदोलन चलाते थे, बीच में बहुत से लोग होते थे जो आंदोलन को, अंग्रेज की पॉलिसी रहती थी भाई इस आंदोलन को तोड़ा जाए, तो कोशिश रहती। सरकार की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए। सरकार की कोशिश अगर आंदोलन को खत्म करने की या तोड़ने की नहीं होगी तो और सरकार की कोशिश क्या रहेगी? इतिहास इसी का साक्षी है जयप्रकाश जी। लेकिन मैं वैदिक जी के पास में आता हूं। मैं बार बार जयप्रकाश जी से 2 या 3 बार यह सवाल किया कि इस आंदोलन की धार कुंद ना हो, यह आंदोलन अपनी साख ना खोए, इसके लिए क्या कुछ अब करना चाहिए? क्योंकि माहौल देश में अब इस आंदोलन के खिलाफ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में हालात काफी बदले हुए दिख रहे हैं। हर तरफ से नाराजगी के स्वर हैं। किसान आंदोलन के तमाम बड़े चेहरे डिफेंसिव मुद्रा में हैं। सब माफी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैदिक जी, अब आपसे जानने में, क्या किसानों के घर वापस जाने का समय आ गया है कि उन्हें वापस ही लौटना पड़ेगा, अब कुछ बचा नहीं? जब किसान आंदोलन पूरे उफान पर था तब सरकार नहीं मानी। अब घटते जनाधार के बीच में क्या सरकार से आप उम्मीद कर सकते हैं, या इससे इतर कोई और रहा? वेद प्रताप वैदिक जी को सूझती है? हिमांशु जी, आपने वापस जाने की बात कही। मैं कहता हूं जो वापस शब्द है ना जी, इसी को खत्म कर दें जी। न तो किसान वापस जाएं जी, न कानून वापस लिया जाए जी। दोनों अपनी जगह रहें और बीच का रास्ता निकल दिया जाए। वो बीच का रास्ता क्या है, जो मैंने कई बार लिखा है पिछले 2 महीने में जी, कि जो संविधान सम्मत बात है कि कृषि राज्यों का विषय है, इन दोनों राज्यों को, हरियाणा और पंजाब को, मुक्त कर दे कि आपको जो करना है करें। और एमएसपी जो है उसको कानून बनाना बहुत मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि एमएसपी से कम पर अगर खरीदने वाला जेल जाएगा तो उससे पहले बेचने वाला जेल जाएगा, दोनों जेल जाएंगे। बेचारे किसान को क्यों जेल भेजते हो, वो कैसे अपने आप को बचाएगा? मेरा यही कहना है। तीसरी बात कि एमएसपी जयप्रकाश जी, मैं आ जाऊंगा आपके पास। 23 चीजों पे नहीं, 50 चीजों पे लगा दे, सब्जियों पे और फलों पे भी लगा दे। एक आदर्श मूल्य कहना चाहिए उसको। वो मूल्य पर किसानों को आमदनी बढ़े, जो C2 फार्मूला है स्वामीनाथन। वैदिक जी, मैं आपसे माफी चाहते हुए एक सवाल करना चाहता हूं। 11 दौर की बातचीत में सरकार कितने ही तो प्रस्ताव दे चुकी। ये किसान संगठन केवल 2 बात बोलते हैं, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी का कानून लागू करो, इसके अलावा किसी बात से हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे में आपके इन सुझावों के क्या मायने? सरकार बैठ के इतने प्रस्ताव तो दे चुकी, 22 पन्नों का लिखित दस्तावेज दिया है, इतने संशोधनों का, जितनी आपत्तियां थी। कानून स्थगित करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, उसे नहीं माना। 1.5 साल करते हैं, 2 साल भी स्थगित कर देते तो भी नहीं माने। ऐसे में आपको लगता है कि आपके इन सुझावों के आधार पर इस आंदोलन का समाधान निकलेगा? आपसे जानने में दिलचस्पी केवल इतनी है मेरी अब इस समय पे कि ये आंदोलन
बचा रहेगा या आंदोलन खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, आंदोलन बहुत अब विघटन की स्थिति में है जी। मनोबल इसका घट गया है और राष्ट्र में मेरे जैसे लोग भी, जो किसानों के बहुत बड़े समर्थक और बल्कि लोग मुझे प्रवक्ता भी कहने लगे थे कि आप किसानों का इतना पक्ष ले रहे हैं, मेरे जैसे लोग भी ये मानते हैं कि अगर प्रस्ताव सरकार वो रख दे जो मैंने कहे मतलब सब समझदार लोग ये बात कह रहे हैं जी। उसके बाद भी अगर किसान नहीं मानते हैं, अगर वो अड़ते हैं तो उनको अड़ा रहने दें। 5 साल अड़े रहेंगे, 10 साल अड़े रहेंगे। वैदिक जी भी इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि नुकसान आंदोलन को हो गया। जयप्रकाश जी कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, एक बार उनकी टिप्पणी सुनते हैं और फिर जाकर इस कार्यक्रम को कंक्लूड करते हैं। जी जयप्रकाश। आंदोलन का पूरे भारतवर्ष की जनता को पता चल चुका है कि इसमें कुछ प्लांटेड लोग थे और वो निकल गए। आंदोलन कमजोर नहीं होगा, भारतवर्ष का अन्नदाता भूख नहीं मरेगा। भारतवर्ष का किसान बड़ा सख्ती से अपने अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और मैं नहीं समझता, क्योंकि आंदोलन कमजोर तब होते हैं जब आंदोलन का कोई बड़ा नेता कोई उनके साथ विश्वासघात या ठगी करे। ये तो कुछ लोग थे जो प्लांटेड थे, वो चले गए, आंदोलन फिर मजबूती से चलेगा। आंदोलन चलेगा, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि भारतवर्ष का किसान चाहता है। थोड़ा सा वैदिक जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं। वैदिक जी, 2006 में बिहार में एनडीए गवर्नमेंट थी, आप वहां पर देखो इस कानून को लागू किया था, एपीएमसी तोड़ दी थी। वहां का किसान, हमारा हरियाणा का 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिकता है, वहां 1200 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकता है। एमएसपी खत्म कर दी तो वैदिक जी, भारतवर्ष का किसान वही हालत पैदा हो जाएगी जो आजादी से पहले। अब भारतवर्ष की सरकार कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांगती थी, गेहूं दे दो, गेहूं दे दो, अन्न दे दो, चावल दे दो। आज भारतवर्ष के किसान ने, जब स्वर्गीय इंदिरा जी ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आई थी, एमएसपी लागू हुआ, एमएसपी की वजह से यहाँ पैदावार बढ़ी। मैं आप जैसे विद्वान व्यक्ति से चाहूंगा कि आप ये कहें कि C2 फार्मूला लागू कर दो, एमएसपी अपने आप ही ठीक हो जाए। जयप्रकाश जी का मानना है कि यह आंदोलन कमजोर नहीं होगा, जो विघटनकारी तत्व थे वो आंदोलन से बाहर जा चुके हैं, आंदोलन के साथ किसानों का समर्थन है, इसलिए आंदोलन मजबूती से बना रहेगा। लेकिन वेद प्रताप वैदिक जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी और यहां तक कि अतर सिंह संधू जी भी मान रहे हैं कि नुकसान तो हुआ है। देखना यह है कि इस नुकसान की भरपाई आंदोलनकारी किसान संगठन किस तरीके से करते हैं। अभी तक ताजा तरीन तो स्थिति यह है कि बैकफुट पर किसान आंदोलन आ चुका है। अपने ही द्वारा आयोजित मार्च को, जो 1 फरवरी को संसद की ओर पैदल बढ़ने का था किसान संगठनों का, उसे उन्होंने वापस ले लिया है। कुछ लोग इसे हार के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन तमाम लोग इसको किसान संगठनों की समझदारी भरा फैसला भी ले सकते हैं। हालात और परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेकर ही किसी आंदोलन का संचालन संभव है। लेकिन देश की अपेक्षा यही है, आंदोलन चले ना चले वो अलग बात है, पर इसका स्वरूप अहिंसक रहना चाहिए, वैसा स्वरूप जिसके कारण से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी गर्व कर सके कि हम अपने हक की लड़ाई इस तरीके से भी लड़ सकते हैं। उम्मीद है इस तरफ में किसान संगठनों का ध्यान आएगा और 26 जनवरी को जो कुछ भी घटित हुआ वो महज अपवाद स्वरूप रह जाएगा। इस उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि अगर बदल ना दिया आदमी ने दुनिया को तो जान लो, कि अगर बदल ना दिया आदमी ने दुनिया को तो जान लो कि यहां आदमी की खैर नहीं। फिराक गोरखपुरी ने जो ये लिखा था वो आदमी के सामर्थ्य को व्यक्त किया था। आदमी जिसकी सबसे बड़ी पहचान किसान और जवान के तौर पर है। कल देश ने जवान और किसान को आमने सामने देखा। आने वाले समय के लिए उम्मीद कि एक बार फिर जवान और किसान साथ दिखेंगे और यह दृश्य महज अपवाद होकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। सादर प्रणाम।